हेलो फ्रेंड्स, लाइव नाउ पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर हम सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। न्यू क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जल्दी से क्या कीजिए, लाइव ज्वाइन हो जाइए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ और लाइव ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, देन हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर देखिए, तो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व के साथ साथ प्रतीकात्मक खेल की यानी कि सिंबॉलिक प्ले की शुरुआत करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में, कौन से चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व के साथ साथ प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करता है? ए ऑप्शन है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी कि प्री ऑपरेशनल। बी ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। थर्ड है आपका संवेदी गामक चरण सेंसरी मोटर। फोर्थ है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, देन मैं बताऊंगी आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है किस चरण में बच्चे में वस्तु स्थायित्व के साथ साथ सिंबॉलिक प्ले की शुरुआत करता है, यानी कि बच्चे में कौन से चरण में वस्तु स्थायित्व के साथ साथ प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करता है बच्चा। ठीक है, ए ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, बी है कॉन्क्रीट, सी है सेंसरी मोटर, डी है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखो ए ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक चरण, देखो पूर्व संक्रियात्मक चरण में नहीं करता है बालक वस्तु स्थायित्व के साथ साथ प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक आपका कट हो जाएगा, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मूर्त संक्रियात्मक, नहीं मूर्त संक्रियात्मक तो आगे की हो गई अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं होगा, कट हो जाएगा आपका, मूर्त संक्रियात्मक में भी नहीं करता है। औपचारिक संक्रियात्मक आपकी फोर्थ अवस्था हो जाएगी, इसमें भी नहीं करता है बच्चा वस्तु स्थायित्व के साथ साथ प्रतीकात्मक खेल, इसमें तो बच्चा नहीं करता है। आपका सी ऑप्शन बचा संवेदी गामक चरण। तो बच्चा जो वस्तु स्थायित्व का के साथ साथ प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करता है वो करता है संवेदी गामक चरण में। किस चरण में? संवेदी गामक चरण में। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेंसरी मोटर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संवेदी गामक चरण में। तो बच्चा वस्तु स्थायित्व के साथ साथ प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत किस अवस्था में करता है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार? तो बच्चा संवेदी गामक चरण में, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या करता है? वस्तु स्थायित्व के साथ साथ प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करता है। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं आपके क्लास में, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लेव वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चरल सिद्धांत में, लेव वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चरल सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसे दर्शाता है? ए ऑप्शन है बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर।
बी ऑप्शन है आपका बच्चे की अधिकतम जैविक क्षमता। सी ऑप्शन है आपका जिस सीमा तक बच्चा खुद सीख सकता है बिना किसी शिक्षक के। डी ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा दी जाने वाली सजा का स्तर। देखो तो लेव वाइगोत्स्की ने जो बताया, बच्चा जो भी सीखता है वो सीखता है, बच्चा किसके थ्रू सीखता है, किसी की हेल्प के थ्रू सीखता है। तो देखिए आपका जो बी ऑप्शन है बच्चे की अधिकतम जैविक क्षमता, ये कट हो जाएगा। हेल्प से सीखने के बारे में हो रही है, और जेडपीडी एक टाइप की क्या होती है, हेल्प ही होती है। अब क्या होता है और आंसर देखते हैं। बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, बच्चे की अधिकतम जैविक क्षमता नहीं होगा। जिस सीमा तक बच्चा खुद सीख सकता है बिना किसी शिक्षक के, वाइगोत्स्की ने कहा है हेल्प से ही सीखता है बच्चा। सी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा दी जाने वाली सजा का स्तर, जेडपीडी, ये नहीं होता, सजा का कोई स्तर नहीं है ये जेडपीडी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। क्या होता है, जेडपीडी किसे दर्शाता है, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के जो बीच का अंतर है वही जेडपीडी को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहल वर्ग ने। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति यह मानता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। किस स्तर पर, तो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति यह मानता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। ए ऑप्शन है पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशियल लेवल। बी ऑप्शन है आपका पारंपरिक स्तर, कन्वेंशियल लेवल। सी ऑप्शन है आपका उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशियल लेवल। डी ऑप्शन है आपका सहजवादी स्तर, इंट्यूसिव लेवल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका प्री कन्वेंशनल लेवल नहीं होगा। प्री कन्वेंशनल लेवल में नहीं कहता है कि नियमों का पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखिए उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी नहीं कहा जाता है कि नियमों का पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है व्यक्ति। तो डी ऑप्शन तो कोई लेवल ही नहीं होता, डी तो वैसे ही कट हो जाएगा आपका। डी कोई लेवल नहीं होता, 3 स्तर बताए हैं कोहल वर्ग ने बस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। एक सेकेंड, ये ऑप्शन पूरा है। पारंपरिक स्तर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। पारंपरिक स्तर यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति यह मानता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर पर, कन्वेंशनल लेवल पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है आपका केवल मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित। बी ऑप्शन है आपका योगात्मक यानी कि समेटिव और केवल वर्ष के अंत में। सी ऑप्शन है आपका सीखने के दौरान निरंतर और गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों।
डी ऑप्शन है आपका बच्चों को श्रेणीबद्ध करने के लिए। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए प्रगतिशील कक्षा में। तो देखिए ए ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन है आपका केवल मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित नहीं। मानकीकृत जहाँ पर भी दिखे, स्टैंडर्ड जहाँ पर भी दिखे वो आपका गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। समेटिव मतलब रटने को ये ज़्यादा बढ़ावा देता है, समेटिव भी असेसमेंट जो है आपका अच्छा नहीं माना जाता है, फॉर्मेटिव अच्छा माना जाता है। तो बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों को श्रेणीबद्ध कैटेगराइज करने के लिए नहीं, बच्चों को कैटेगराइज करने के लिए भी, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, सीखने के दौरान निरंतर और गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों, फॉर्मेटिव एंड कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, सीखने के दौरान मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, निरंतर और गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होनी चाहिए, फॉर्मेटिव एंड कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीखने के दौरान निरंतर और गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक सृजनशील पेंटर या मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होगी। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक सृजनशील पेंटर या मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होगी। ए है आपका भाषाई बुद्धि, बी है आपका स्थानिक बुद्धि, सी है आपका संगीतीय बुद्धि, डी ऑप्शन है आपका अंतरावैयक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि। तो देखिए किसके में पूछ रहा है, ये पेंटर में, एक सृजनशील पेंटर या मूर्तिकार में किस बुद्धि की प्रधानता होगी। क्या पूछ रहा है, एक सृजनशील पेंटर या मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखो भाषाई बुद्धि नहीं होगी, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। संगीतीय बुद्धि भी देखो आपका, संगीतीय बुद्धि भी नहीं होगी उसमें, पेंटर और मूर्तिकार में। अंतरवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल बुद्धि भी नहीं होगी, डी भी कट हो जाएगा। कौन सी बुद्धि होगी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक सृजनशील पेंटर या मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि की प्रधानता होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समावेशी शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग पढ़ाना। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन है आपका केवल विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित करना। सी ऑप्शन है आपका सामान्य विद्यालयों में सभी क्षमताओं वाले बच्चों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत और शिक्षण। डी ऑप्शन है आपका केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा पर जोर देना। तो समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, सभी को एक साथ शिक्षा देना, चाहे बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति धर्म भाषा का हो, चाहे वो उसमें कोई भी समस्या हो, अधिगम क्षमता, चाहे उसमें कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो बच्चे में, चाहे वो आँखों में प्रॉब्लम हो, चाहे उसके कानों में प्रॉब्लम हो, कोई भी अक्षमता हो उसके अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है। क्या करना है, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कट हो जाएगा। देखो बी क्या कह रहा है, केवल विकलांग बच्चों के लिए नहीं, केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा पर जोर देना नहीं, समावेशी इसकी भी बात नहीं करता है। ए ऑप्शन क्या था हमारा, विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग पढ़ाना। देखो यहाँ पे भी बच्चों को अलग कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, सभी को शिक्षा होता है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सामान्य विद्यालयों में सभी क्षमताओं वाले बच्चों को बिना किसी भेदभाव के बच्चों का स्वागत और शिक्षण। सामान्य विद्यालयों में सभी क्षमताओं वाले बच्चों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत और शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कहता है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किस रूप में होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किस रूप में होता है? ए ऑप्शन है, यह पहले आंतरिक होती है और बाद में बाहरी बनती है। यह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बाहरी से आंतरिक रूप में विकसित होती है। यह पूरी तरह से जन्मजात व्याकरणिक उपकरणों पर निर्भर है। इसका विकास संज्ञानात्मक विकास से पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो देखो, यह पहले आंतरिक और बाद में बाहरी होती है। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, ये नहीं होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का विकास यह पहले आंतरिक होती है, बाद में बाहरी होती है, कट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यह पूरी तरह से, सी ऑप्शन देख लीजिए, यह पूरी तरह से जन्मजात व्याकरणिक उपकरणों पर निर्भर है। नहीं, ये व्याकरणिक उपकरणों पर निर्भर नहीं है। सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। इसका विकास संज्ञानात्मक विकास से पूरी तरह स्वतंत्र है। देखो, कोई भी चीज़ स्वतंत्र तो नहीं हो सकती है, अलग नहीं हो सकती है। सीटेट के एग्ज़ाम में कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में तो आपका स्वतंत्र बोल रहा है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। बचा आपका बी ऑप्शन, यह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बाहरी से आंतरिक रूप में विकसित होती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? यह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बाहरी रूप से आंतरिक रूप में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बाहरी से आंतरिक रूप में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि कोई छात्र बार बार किसी असफलता के बाद यह मान लेता है कि वह उस विषय को नहीं सीख सकता है, तो यह स्थिति किसे दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि कोई छात्र बार बार किसी असफलता के बाद यह मान लेता है कि वह उस विषय को कभी नहीं सीख सकता है, तो यह स्थिति किसे दर्शाती है? ए है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। बी है सीखी हुई असहायता, लर्नड हेल्पलेसनेस। सी है आंतरिक अभिप्रेरणा। डी है उच्च स्तरीय संज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखो, स्वायत्तता नहीं होगा, ऑटोनॉमी नहीं होगा, ऑटोनॉमी को नहीं दर्शाता है ये। आंतरिक अभिप्रेरणा को भी नहीं दर्शाता है। सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा की बात थोड़ी हो रही है। ठीक है, 8 का सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय संज्ञान। नहीं, उच्च स्तरीय संज्ञान थोड़ी है ये। वो कह रहा है कि कभी असफलता के बाद यह मान रहा है कि कभी विषय को नहीं सीख सकता, तो ये उच्च स्तरीय भी नहीं है। ये क्या है? सीखी हुई असहायता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीखी हुई असहायता, लर्नड हेल्पलेसनेस। क्या है ये? सीखी हुई असहायता है, लर्नड हेल्पलेसनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लर्नड हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की बाल केंद्रित पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की बाल केंद्रित पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है बच्चों को तथ्यों को रटाना। बी ऑप्शन है बच्चों को परीक्षा पास करने के योग्य बनाना। सी ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना और उन्हें ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना। या डी ऑप्शन है आपका कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए, आपका बच्चों को तथ्य को रटाना रटवाना नहीं है, रोट लर्निंग की नहीं कहता है एनसीएफ। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा।
बच्चों को परीक्षा पास करने के योग्य बनाना, देखो केवल परीक्षा पास करने के योग्य हमें नहीं बनाना है बच्चे को, बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, नहीं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना भी बाल केंद्रित पद्धति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन सी, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना और उन्हें ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना और उन्हें ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पर। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? ए है पढ़ने और डिकोडिंग करने में विकार, बी है गणितीय गणना में समस्या, सी है शारीरिक संतुलन की कमी, डी है अत्यधिक गुस्सा आना। तो देखो अत्यधिक गुस्सा आना डिसलेक्सिया से कोई मतलब नहीं है, शारीरिक संतुलन की भी कमी से मतलब नहीं है, गणितीय गणना से डिसकैलकुलिया होता है। देखो आप गए लक्स साबुन लेने किसी दुकान पर, डिसलेक्सिया में क्या आ रहा है? लेक्सिया आ रहा है। लेक्सिया का मतलब लक्स, लेक्सिया का मतलब लक्स समझ लीजिए। तो आप किसी दुकान में गए लक्स साबुन लेने, लेकिन उसने आपको सिंथॉल दे दिया, तो आप कैसे बताएंगे? पढ़कर बताएंगे। कैसे बताएंगे? पढ़कर बताएंगे। तो ये किससे संबंधित होती है? पढ़ने। और इसमें डिकोडिंग करने में भी विकार ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही है रीडिंग डिसऑर्डर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पढ़ने और डिकोडिंग करने में विकार, रीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने और डिकोडिंग करने में विकार। नेक्स्ट देखिए, पढ़ नहीं पाएगा तो बच्चा लिख भी नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़ने लिखने दोनों चीज़ दी हो तो वो डिसलेक्सिया ही होती है। पढ़ना भी दिया गया हो और लिखना भी, तो वो भी डिसलेक्सिया होती है। आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को टटोलने के लिए प्रश्नों का प्रयोग करती है। क्या करती है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को टटोलने के लिए प्रश्नों का उपयोग करती है। यह दृष्टिकोण किस पर आधारित है? ए है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी, बी ऑप्शन है आपका अर्थपूर्ण अधिगम और रचनावाद, सी ऑप्शन है आपका शास्त्रीय अनुबंधन, डी ऑप्शन है आपका व्यवहारवाद। वो क्या कर रही है? पूर्व ज्ञान को टटोलने के लिए प्रश्नों का उपयोग कर रही है शिक्षिका। क्या कर रही है? पूर्व ज्ञान को टटोलने के लिए प्रश्नों का उपयोग कर रही है। तो किस दृष्टिकोण पर आधारित है? ठीक है, तो देखो एसआर थ्योरी नहीं है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत नहीं है ये, शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन भी ये नहीं है, सी भी कट हो जाएगा आपका, और व्यवहारवाद भी नहीं है। पूर्व ज्ञान को टटोलने के लिए प्रश्नों का उपयोग कर रही है, तो ये क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम है। क्या है ये? अर्थपूर्ण अधिगम और रचनावाद है। अर्थपूर्ण अधिगम और रचनावाद है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थपूर्ण अधिगम और रचनावाद। क्या है ये? अर्थपूर्ण अधिगम है और रचनावाद है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ बच्चे में किस अवस्था में होती है? कंजर्वेशन की समझ बच्चे में किस अवस्था में होती है? ए है संवेदीगामक अवस्था, बी है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है आपका मूर्त संक्रियात्मक, डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखो क्या पूछ रहा है ये, पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ बच्चे की किस अवस्था में होती है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ बच्चे में किस अवस्था में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखो, संवेदीगामक में नहीं होती है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। कंजर्वेशन की कह रहा है ये, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होती है, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक में भी नहीं होती है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संरक्षण की जो है, संरक्षण की समझ बच्चे को किस अवस्था में होती है? संरक्षण की समझ जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ किस अवस्था में होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो 12 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग, मचान, सहारा भी बोलते हैं इसको, मचान भी बोलते हैं, सहारा भी बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है? स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? साफ साफ पूछ रहा है, स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? ए है बच्चे को पूरी तरह से अकेले छोड़ देना। बी ऑप्शन है सीखने में वयस्क या अधिक कुशल साथी द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। सी ऑप्शन है आपका कठिन परीक्षा लेना। डी ऑप्शन है आपका दंड का प्रावधान करना। तो इसके फोल्डिंग क्या होती है? एक तरीके की हेल्प होती है, सहारा होता है, मचान होता है। ठीक है, तो बच्चे को पूरी तरह से अकेले छोड़ देना कट हो जाएगा 13 का। ठीक है, कठिन परीक्षा लेना भी इसके फोल्डिंग का मतलब नहीं है, दंड का प्रावधान करना भी इसके फोल्डिंग का मतलब नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सीखने में वयस्क या अधिक कुशल साथी द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। इसके फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग क्या है? सीखने में वयस्क या अधिक कुशल साथी द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जो आपसे अधिक जानता हो, मोर नॉलेज अदर्स, अधिक कुशल साथी द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। 13 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक एजेंसी की भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के सोशलाइजेशन में महत्वपूर्ण प्राथमिक एजेंसी की भूमिका निभाता है? आपसे पूछा है प्राथमिक कारक कौन सा है समाजीकरण में। क्या पूछा है? प्राथमिक कारण कौन सा है समाजीकरण में। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका मीडिया, बी है विद्यालय, सी है परिवार, डी है पास पड़ोस। तो जो आपका प्राथमिक कारक होता है वो प्राथमिक कारक में आपका परिवार आता है। प्राथमिक में क्या आता है आपका? एक सेकंड, प्राथमिक में क्या आता है आपका? परिवार आता है। प्राथमिक में क्या आता है आपका? परिवार आता है, आपकी फैमिली आती है। क्या आती है? परिवार या परिवार फैमिली आती है प्राथमिक में। जो बच्चा पैदा होने के बाद जिसके कांटेक्ट में आता है वो होता है परिवार। तो परिवार क्या है? प्राथमिक एजेंसी है। परिवार को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं आपके? सेकेंडरी एजेंसी, वो सेकेंडरी हो जाती है। परिवार आपका प्राइमरी है। तो क्या कह रहा है ये आपसे? प्राथमिक एजेंसी की भूमिका कौन निभाता है? तो प्राथमिक एजेंसी देखो, मीडिया जो है सेकेंडरी में आ जाएगा, विद्यालय भी सेकेंडरी में आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? प्राथमिक में मोस्ट फेमस है, क्या आ जाएगा? परिवार। प्राथमिक में क्या आ जाएगा? परिवार आ जाएगा। तो 14 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिवार। प्राथमिक में क्या आ जाएगा आपका? परिवार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिवार, फैमिली, प्राथमिक कारक में। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एक स्थिर और कभी ना बदलने वाली अवस्था है, एक वेरिएबल अवस्था है जो समुचित हस्तक्षेप से सुधर सकती है, केवल कुपोषण के कारण होती है, बुद्धि की कमी को दर्शाती है। तो अधिगम अक्षमता क्या है? देखो, एक स्थिर और कभी ना बदलने वाली अवस्था है, ये नहीं है। कभी ना बदलने वाली अवस्था नहीं है ये, कभी ना बदलने वाली नहीं। तो आपका ए ऑप्शन तो कट हो जाएगा।
केवल कुपोषण के कारण होती है? नहीं, कुपोषण के कारण नहीं होती लर्निंग डिसेबिलिटी। बुद्धि की कमी को दर्शाता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। किसी में अधिगम अक्षमता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि उसमें बुद्धि की कमी है। तो डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वेरिएबल अवस्था है जो समुचित हस्तक्षेप से सुधर सकती है। सुधारा जा सकता है अधिगम अक्षमता को। क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। एक चर यानी कि वेरिएबल अवस्था है जो समुचित हस्तक्षेप से सुधर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्क्रीन पर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन किस चरण के अंतर्गत आता है? गुड बॉय, गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस चरण के अंतर्गत आता है? ए है उत्तर रूढ़िगत स्तर, बी है पूर्व रूढ़िगत स्तर, सी है पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल, डी है आपका स्वायत्त। तो गुड बॉय गुड गर्ल का किसके चरण के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है आपका उत्तर रूढ़िगत, बी ऑप्शन है आपका पूर्व रूढ़िगत, सी ऑप्शन है आपका पारंपरिक स्तर, डी ऑप्शन है आपका स्वायत्त नैतिक स्तर। तो देखो उत्तर रूढ़िगत के अंतर्गत नहीं आता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। पूर्व रूढ़िगत के अंतर्गत भी नहीं आता है, बी भी कट हो जाएगा। स्वायत्त नैतिक स्तर नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत क्या आता है? गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक बच्चा काले रंग एक बच्चा काले रंग कुत्ते और हर 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता ही कहता है। एक बच्चा काले रंग कुत्ते और हर 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता ही कहता है। पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है आपका आत्मकथानक स्मृति, बी ऑप्शन है आपका एसिमिलेशन समावेशन, सी ऑप्शन है आपका समायोजन, डी ऑप्शन है आपका विकेंद्रीकरण। तो देखिए आपका जो है वो क्या समझ रहा है बच्चा? काले रंग कुत्ते और हर 4 पहले पैर वाले जानवर को कुत्ता ही कहता है। क्या कहता है? 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता ही कहता है। तो ये किसके पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो आत्मकथानक नहीं होती है, आत्मकथानक स्मृति नहीं है ये, समायोजन भी नहीं है ये, विकेंद्रीकरण भी नहीं है ये। तो क्या है ये है आत्मीकरण। क्या है? एसिमिलेशन समावेशन। क्या है? एसिमिलेशन है आत्मीकरण। एक बच्चा काले रंग कुत्ते और हर 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता ही कहता है। पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मीकरण कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है, समावेशन। तो 17 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। विद्यार्थियों में वैचारिक समझ यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वैचारिक समझ, अब आपका ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये भी वैचारिक समझ पर आधारित है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, रोट लर्निंग पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो आपको विद्यार्थियों में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सुगम बनाना है, उसके लिए आपको शिक्षक क्या करना चाहिए एज अ टीचर? ए ऑप्शन है आपका संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने के अवसर देने चाहिए और रटने से बचना चाहिए, बी है केवल बहुविकल्पीय अभ्यास कराना चाहिए, सी है पाठ्यक्रम को बहुत तेजी से पढ़ाना चाहिए, डी है पिछले सालों के प्रश्न पत्र रटवाने चाहिए। तो देखिए ना तो पिछले साल के रटन विद्या आपको करवानी नहीं है, डी ऑप्शन कट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को बहुत तेज़ी से भी नहीं पढ़ाना है, सी भी कट हो जाएगा। केवल बहुविकल्पीय अभ्यास कराएंगे तो उससे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होगी, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने के अवसर देने चाहिए और रटने से बचना चाहिए। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने के अवसर देने चाहिए और रटने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जेंडर
यहाँ पर साफ दिया हुआ है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इंग्लिश में ही देखना है। जेंडर एक कैसी अवधारणा है जबकि सेक्स एक कैसी अवधारणा है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा हुआ है जेंडर सेक्स, अगर हिंदी में लिखा हो तो आपको इंग्लिश में ही चेक करना है। अब जेंडर कैसी अवधारणा है ये बताना है आपको, और सेक्स कैसी अवधारणा है। तो देखो जेंडर जो होता है जैविक नहीं होता है, जेंडर जैविक नहीं होता है, तो जैविक वाला काट दीजिए, जैविक नहीं होता है। ठीक है, जैविक वाला काट दीजिए। मनोवैज्ञानिक भी नहीं होता जेंडर, और कृत्रिम भी नहीं होता जेंडर, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा। देखो फिर से समझ लो हमने कैसे काटे। देखो जेंडर पहले पहले नंबर पे क्या है, जेंडर है, तो जेंडर आपका जैविक नहीं होता है, ए ऑप्शन कट जाएगा। जेंडर मनोवैज्ञानिक भी नहीं होता है, सी ऑप्शन कट जाएगा। जेंडर कृत्रिम भी नहीं होता है, डी ऑप्शन भी कट जाएगा। जेंडर क्या होता है, सामाजिक होता है। जेंडर क्या होता है, सामाजिक होता है। और सेक्स क्या होता है, जैविक बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक है, जबकि सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल है, जैविक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है जबकि सेक्स एक जैविक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मेटाकॉग्निशन का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान का क्या तात्पर्य है। मेटाकॉग्निशन होता क्या है, दूसरों के विचारों को नियंत्रित करना, अपने ही संज्ञान और सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचना व चिंतन करना, केवल संवेदी अंगों का प्रयोग करना, उच्च बुद्धि लब्धि होना। तो देखो उच्च बुद्धि लब्धि होना तो आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। उच्च बुद्धि लब्धि नहीं है मेटाकॉग्निशन का मतलब, केवल संवेदी अंगों का प्रयोग करना भी नहीं है, और दूसरे के विचारों को नियंत्रित करना भी नहीं है। तो आपके 3 ऑप्शन कट हो गए, एक ही ऑप्शन आपका बचा। क्या है, मेटाकॉग्निशन क्या है, अपने ही संज्ञान और सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचना और चिंतन करना। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, अधिसंज्ञान क्या होता है, अपने ही संज्ञान और सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचना चिंतन करना। ठीक है, वो होता है आपका अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। 20 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 देखिए स्क्रीन पर, एक समावेशी कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयुक्त है। कौन से विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए उन्हें बार बार वही आसान काम देना, उनकी क्षमता के अनुकूल चुनौतीपूर्ण और उन्नत गतिविधियां प्रदान करना, उन्हें कक्षा से अलग कर देना, उन्हें गृह कार्य से पूरी तरह मुक्त कर देना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो उन्हें बार बार वही आसान काम कर देना, तो वो तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है, तो आपको आसान काम नहीं देना है, बार बार वही नहीं देना है, रिपीटेशन नहीं करना है। उन्हें कक्षा से अलग कर देना ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा, आपको क्लास से अलग नहीं करना है प्रतिभाशाली बच्चे को। गृह कार्य से पूरी तरह मुक्त कर देना, ये थोड़ी है कि आप होमवर्क ही नहीं दें उस बच्चे को तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा बच्चा, तो आपको ये भी नहीं करना है। डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पर, उनकी क्षमता के अनुकूल चुनौतीपूर्ण और उन्नत गतिविधियाँ प्रदान करना। उनकी क्षमता के अनुकूल चुनौतीपूर्ण और उन्नत गतिविधियाँ, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उनको चुनौतीपूर्ण और उन्नत गतिविधियाँ मतलब एक्टिविटीज़, उनको गतिविधियाँ उनको प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से क्यों की जाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से क्यों की जाती है। ए ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने बच्चों को ज्ञान का निर्माता नहीं माना। बी ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने यह मान लिया कि बच्चे का विकास चरणों में निरंतर न होकर अचानक होता है और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को कम आका। सी ऑप्शन है आपका क्योंकि उन्होंने वयस्कों का अध्ययन किया।
डी ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने भाषा को अधिक महत्व दिया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से क्यों की जाती है? 22 क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, क्योंकि उन्होंने बच्चों को ज्ञान का निर्माता नहीं माना, ये तो बात गलत है। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने वयस्कों का अध्ययन किया, ये भी बात आपकी गलत है। तो 22 का सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने डी ऑप्शन देखिए भाषा को अधिक महत्व दिया, ये भी बात आपकी गलत है, इसलिए आलोचना नहीं की जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए क्या है, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया कि बच्चे का विकास चरणों में निरंतर ना होकर अचानक होता है और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को कम आंका। यही क्या हो जाएगी, उनकी आलोचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आलोचना। क्योंकि उन्होंने यह मान लिया कि बच्चे का विकास चरणों में निरंतर ना होकर अचानक होता है और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को कम आंका। यही इसलिए उनकी आलोचना मुख्य रूप से की जाती है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, पियाजे की। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसमें से आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है खुद के आनंद के लिए करना, कुछ भी खुद के लिए करना, ना कि दंड के कारण करना, पुरस्कार के लिए करना, किसी लालच के लिए करना, प्रशंसा के लिए करना। तो देखो, शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना, ये बाहरी हो जाएगी। इनाम या पुरस्कार के लिए गृह कार्य करना, ये भी बाहरी हो जाएगी। माता पिता के डर से पढ़ना, ये भी बाहरी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी विषय में अपनी जिज्ञासा और ज्ञान बढ़ाने के लिए अध्ययन करना। आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या हो जाएगा? किसी विषय में अपनी जिज्ञासा और ज्ञान बढ़ाने के लिए अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, NEP 2020 किस पर बल देती है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, NEP 2020 किस पर विशेष बल देती है? परीक्षाओं के लिए रटकर याद करना, योगात्मक मूल्यांकन, अवधारणात्मक समझ, आलोचनात्मक चिंतन और अनुभवात्मक अधिगम, एकरूपता और मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो देखिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम के लिए तो नहीं करती है। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यक्रम के लिए नहीं करती है। मानकीकृत तो वैसे भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। रटकर याद करना परीक्षा के लिए, इसके लिए भी नहीं करती है। योगात्मक मूल्यांकन भी रटने पर ही बल देता है, रटने से ही संबंधित है, तो योगात्मक मूल्यांकन पर भी बल नहीं देती है। किस पर बल देती है? अवधारणात्मक समझ पर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आलोचनात्मक चिंतन और अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है। किस पर बल देती है? अवधारणात्मक समझ पर, आलोचनात्मक चिंतन पर और अनुभवात्मक अधिगम पर NEP 2020 विशेष बल देती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना क्यों महत्वपूर्ण है? ये कहते हैं ना, मदर टंग में पढ़ाना है बच्चे को। किस में पढ़ाना है? मदर टंग में पढ़ाना है, मातृभाषा में पढ़ाना है। तो मदर टंग को कक्षा में स्थान देना क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस हैं ये। 30 क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं देखने को मिलेंगे कहीं पर भी। बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, कोई कॉपी नहीं है, कोई आपके पुराने देखे हुए क्वेश्चंस नहीं हैं। बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास को करने से, आपका CTET क्लियर करने में। ए ऑप्शन है आपका, इससे बच्चों का समय बचता है। बी ऑप्शन है, यह संज्ञानात्मक विकास और सार्थक संप्रेषण का आधार बनती है। सी ऑप्शन है, इससे अन्य भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। डी है, यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखती है। तो मदर टंग को कक्षा में स्थान देना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इससे बच्चों का समय बचता है, ये कोई बात नहीं है मदर टंग को स्थान देने के लिए। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है?
इससे अन्य भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी कोई सही बात नहीं है। यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखती है मदर टंग, ये भी कोई बात नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन देखिए, यह संज्ञानात्मक विकास और सार्थक संप्रेषण का आधार बनती है। 25 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह संज्ञानात्मक विकास और सार्थक संप्रेषण का आधार बनती है, इसलिए मदर टंग को कक्षा में स्थान दिया गया है, क्योंकि यह संज्ञानात्मक विकास और सार्थक संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का आधार बनती है। हम कम्युनिकेट उसमें ही तो करते हैं, घर की भाषा में, तो हमें आसानी होती है हमें अपना पढ़ाई करने में, जब हम घर की भाषा में ही पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए मातृभाषा को में पढ़ाई करने पर बल दिया गया है, पढ़ाने पर। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्रिएटिविटी की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? ए ऑप्शन है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। बी ऑप्शन है आपका अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। सी ऑप्शन है आपका अनुकरण करने की प्रवृत्ति। डी ऑप्शन है आपका स्मृति की अधिकता। तो देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है क्रिएटिविटी की पहचान, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती। 26 का बी ऑप्शन कट हो जाएगा। अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी नहीं है क्रिएटिविटी, स्मृति की अधिकता भी नहीं है, मेमोरी की अधिकता भी नहीं है। आपका क्या है? क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो वो लक्षण है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब एक एक कोई प्रॉब्लम है, उसको हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वही क्या होता है? क्रिएटिविटी है, कि हम कितने तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कितने तरीके सोच सकते हैं, तो वही क्रिएटिविटी होता है। तो उसमें कौन सी थिंकिंग लगती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्क्रीन पर देखिए 27। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के विकास में आनुवांशिकता, हेरिडिटी और पर्यावरण, एनवायरनमेंट की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है दोनों 50-50% स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी है आनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सी है दोनों एक दूसरे के साथ जटिल रूप से अंतःक्रिया करते हैं और विकास को प्रभावित करते हैं। डी है केवल पर्यावरण ही विकास को तय करता है। तो देखिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? देखो, 50-50 रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र वर्ड आ गया, इसलिए ए बिल्कुल कट हो जाएगा। और देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से स्वतंत्र का मतलब अलग है, अलग नहीं है। बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। केवल पर्यावरण ही विकास को तय करता है, डी ऑप्शन कट हो जाएगा। केवल की वजह से और पर्यावरण की बात हो रही है खाली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है क्या है देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के साथ जटिल रूप से अंतःक्रिया करते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ जटिल रूप से अंतःक्रिया करते हैं और विकास को प्रभावित करते हैं। 27 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? ए ऑप्शन है यह उनके अहम केंद्रित स्वभाव को दर्शाता है और किसी काम का नहीं है। बी ऑप्शन है यह बच्चों को अपने कार्यों को विनियमित, रेगुलेट और निर्देशित करने में मदद करता है। सी ऑप्शन है यह मानसिक बीमारी का लक्षण है।
डी है यह दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। तो देखो सी और डी तो वैसे ही कटते हुए दिख रहे हैं, मानसिक बीमारी का लक्षण नहीं है प्राइवेट स्पीच, यह दूसरों को परेशान करने के लिए होता है, ये भी गलत है। ठीक है, सी डी आपका कट हो गया है। अब आपका ए और बी ऑप्शन बचा है। तो ए क्या है, यह उनके अहम केंद्रित स्वभाव को दर्शाता है और किसी काम का नहीं है, ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। 28 का ए भी कट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन, यह बच्चों को अपने कार्यों को विनियमित यानी कि निर्देशित करने में मदद करता है और निर्देशित रेगुलेट करने में और निर्देशित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राइवेट स्पीच क्या कार्य करता है, यह बच्चों को अपने कार्यों को विनियमित रेगुलेट और निर्देशित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29, टॉप 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं हम यहाँ पर। 29 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक सेकेंड, पूरा नहीं आया क्वेश्चन, रुकिए एक सेकेंड। अभी इतना देख ले रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन बाद में देख लेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है बच्चों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाना, बी है सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर फीडबैक देना और बच्चे के समग्र विकास का आकलन करना, सी है बच्चों को फेल या पास करना, और डी ऑप्शन है आपका स्कूल की ग्रेडिंग बढ़ाना। तो देखिए स्कूल की ग्रेडिंग बढ़ाना तो आपका करेक्ट नहीं है, मूल्यांकन की बात हो रही है यहाँ पे, स्कूल की ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए नहीं है। डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, 29 का डी बिल्कुल कट हो जाएगा। ठीक है, 29 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। और देखिए बच्चों को फेल या पास कराने के लिए है मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं, बच्चों को फेल या पास कराने के लिए नहीं है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। बच्चों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाना ये नेगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर फीडबैक देना और बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना। 29 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर फीडबैक देना और बच्चे के समग्र विकास का आकलन करना। 29 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी क्लास का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 है आपका, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में लगातार शांत रहता है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में लगातार शांत रहता है और अपनी समस्याओं को शिक्षकों से साझा नहीं करता है, साझा मतलब शेयर, शेयर, ठीक है, शांत रहता है, क्लास में एक बच्चा है और अपनी समस्याओं को शिक्षकों से साझा नहीं करता है, शेयर नहीं करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है उसे कक्षा में नज़रअंदाज करना चाहिए, बी है उसे अन्य बच्चों से अलग बैठाना चाहिए, सी है उसके व्यक्तिगत कारणों और संकोच को समझकर उसे सहानुभूति संवाद स्थापित करना चाहिए, डी है उसके माता पिता को तुरंत स्कूल से निकाल देने को कहना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है, ये इसमें क्वेश्चन क्या है समझिए, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में लगातार कंटिन्यू क्या है, शांत रहता है बिल्कुल, और अपनी समस्याओं को शिक्षकों से शेयर भी नहीं करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखो नज़रअंदाज नहीं करना है आपको, इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है आपको, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। उसे अन्य बच्चों से अलग बैठाना है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा। उसे उसको भी तो देखना है आपको, वो भी तो एक बच्चा है, उसकी भी तो पढ़ाई को आपको देखना है, तो उसको अलग नहीं बैठाना है, उसे नज़रअंदाज भी नहीं करना है। उसके माता पिता को तुरंत स्कूल से निकाल देने को कहना चाहिए, नहीं स्कूल से थोड़ी निकालना है उसको, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। बचा आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, उसके व्यक्तिगत कारणों और संकोच को समझकर उससे सहानुभूति पूर्ण संवाद स्थापित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसके व्यक्तिगत कारणों और संकोच को समझना चाहिए, उसके जो भी पर्सनल कारण हैं
और जो उसका संकोच है उसको समझकर उससे सहानुभूतिपूर्ण संवाद स्थापित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज हमने किए टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस, बिल्कुल नए क्वेश्चंस किए हमने, मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस सीडीपी के। अगर आपने ये 30 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, आपका इस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको आपके मेन एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। तो इन 30 क्वेश्चंस को बिल्कुल देखें, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर देखें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और न्यू क्वेश्चंस के साथ।